सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। सुबह 9 बजे में तमाम बड़ी और अहम खबरों की बात होगी। कल से अनलॉक 4 लागू होने जा रहा है। क्या है दिशा निर्देश, देंगे विस्तार से जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करने की जरूरत बताई है। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान आपदा को अवसर में बदलने, किसानों की शक्ति और लोगों द्वारा पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम करने की सराहना की है। इसके अलावा संसद के मानसून सत्र की तैयारियों के बीच संसदीय समितियों की बैठकों का क्रम जारी है। देंगे इसकी भी पूरी जानकारी। 2020 ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में रूस के साथ संयुक्त चैंपियन बने भारतीय खिलाड़ियों को बधाइयों का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा कोरोना से जुड़ा हर बड़ा अपडेट होगा। साथ ही मौसम के हाल पर भी होगी नजर। तो आइए विस्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कल से लागू होने वाले अनलॉक 4 में मेट्रो के चलने की इजाजत दी गई है। साथ ही राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर से अनलॉक 4 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के परामर्श से केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ऐसे सीमित समारोह में फेस मास्क पहनना, उचित सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं कक्षा से 12वीं की कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसकी इजाजत माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से ही दी जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर स्थगित रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा। व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या मंजूरी अथवा ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने राज्य को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी है। दुर्बल, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले और अपंग व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं को 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की ही सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। बेहतर कल के लिए हमें क्षमताओं का उपयोग करना होगा। हर क्षेत्र में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हो, टॉय का सेक्टर हो, सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये अवसर भी है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देश भर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें लगभग 7,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 2/3 ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार की। कई और ऐप्स ने भी
इस चैलेंज को जीता है। कई बिजनेस एप्स हैं, गेम्स के एप्स हैं, जैसे इज इक्वल टू बुक्स एंड एक्सपेंस, जोहो वर्कप्लेस, एफटीसी टैलेंट। आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत में खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की भी अपील की। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी याद किया, जिन्होंने कहा था कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बाल मन में रचनात्मकता को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है। इसमें खेल खेल में सीखने, खिलौना बनाना सीखने और खिलौने के कारोबार का दौरा करने को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान आपदा को अवसर में बदलने, किसानों की शक्ति और लोगों द्वारा पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम करने की सराहना भी की। उन्होंने पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण भी बताया। कोरोना काल में देश कई मोर्चों पर लड़ रहा है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से उत्पन्न हुई चुनौतियों को देश भर में शिक्षकों ने स्वीकार किया और इसे अवसर के रूप में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शिक्षण के लिए तकनीक का इस्तेमाल सहजता से हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पढ़ाई में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाएं, छात्रों को मदद कैसे करें, ये हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में भी किसानों ने अपनी ताकत को साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर क्षेत्र में मौसम के अनुरूप एक संतुलित और पोषक आहार योजना तैयार की जानी चाहिए। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं। इस बात की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में लोगों में उमंग और उत्साह है, लेकिन सबके मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम की 68वीं कड़ी थी, जबकि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात की ये 15वीं कड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त परिवार प्रणाली पर जोर देते हुए कहा है कि वरिष्ठों को समाज में उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। रविवार को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर लिखे एक लेख में उपराष्ट्रपति ने कहा कि वरिष्ठों के बिना कोई सभा हो ही नहीं सकती। अपने लेख में उपराष्ट्रपति ने पौराणिक कथा का जिक्र करते हुए हमारे संस्कारों और सामाजिक आदर्शों पर भी बात की। भारत एक युवा देश है जिसकी लगभग 50% आबादी 25 वर्ष से कम ही है, लेकिन हमारे देश में वरिष्ठ वृद्ध नागरिक भी हैं जिन्हें हमारी सहायता, सेवा और सम्मान की जरूरत है। रविवार को लिखे एक फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बात कही। बुजुर्ग लोगों के बारे में एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में भी वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के बारे में सामान्यता उदासीनता ही है।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह भी बताया कि वृद्ध जनों के बारे में संसद में भी साल भर में औसतन 30 से भी कम प्रश्न उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे शहर और वहां की सुविधाएं वृद्धों के लिए सुगम्य, सुलभ होनी चाहिए। बुजुर्गों का अधिकार है कि सार्वजनिक स्थान और सुविधाएं उनके लिए बाधा रहित, सुगम हों। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार ने अपनी तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और खादी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं। उन्होंने कहा कि इन सरकारी योजनाओं के बावजूद वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेने के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। कई बार बसों, रेलों, बैंकों या सरकारी दफ्तरों की लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। उपराष्ट्रपति ने इस स्थिति को भारतीय सभ्यता के संस्कारों के विरुद्ध बताया। उपराष्ट्रपति ने सवाल किया कि क्या हम अपने आदर्श, अपने संस्कार भूल रहे हैं, अपनी नैतिकता खो रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे बुजुर्ग दशकों के अनुभव और सदियों के ज्ञान का भंडार हैं और उनके साथ इज्जत, स्नेह, सत्कार के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम के प्रचलन पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह हमारे पारिवारिक मूल्यों में आ रही गिरावट और हानि को दर्शाता है। संयुक्त परिवार प्रणाली पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली ने हमारी पारंपरिक प्रथा को हानि पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार प्रणाली में हमारे संस्कार सुरक्षित संचित रहते हैं, साथ ही रीति रिवाज बचे और बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के मानसून सत्र की तैयारियों के बीच संसदीय समितियों की बैठकों का क्रम जारी है। इसी क्रम में आज भी 2 अहम विभाग संबंधी स्थायी समितियां अपनी बैठक करने जा रही हैं। पहली बैठक मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति की है, जो विषय से संबंधित अध्ययन के लिए IIT दिल्ली का दौरा करेगी। समिति IIT परिसर में मौका मुआयना करके उपयोग में लाई जा रही मौजूदा प्रौद्योगिकियों की शिक्षकों और प्राध्यापकों पर प्रभाव के असर का आकलन करेगी। यह अध्ययन कोविड-19 के क्रम में हो रहा है। समिति के सदस्य 10 बजे संसदीय सौध में कमेटी रूम A में एकत्र होंगे और आगे IIT परिसर के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली ये समिति कोविड-19 महामारी के संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों और तैयारियों पर पड़ताल करेगी। हाल ही में समिति इस विषय पर करीब 3.25 घंटे की बैठक कर चुकी है। आज ही संसद की दूसरी अहम श्रम संबंधी समिति की बैठक हो रही है। समिति 11 बजे संसदीय सौध में कमेटी रूम C में बैठक करेगी। भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली ये समिति प्रवासी श्रमिकों, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपायों की पड़ताल कर रही है। इसके तहत ये खाद्य, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेगी। भारत और आसियान देश मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करने को सहमत हुए हैं, ताकि इसे अधिक आसान, सुविधाजनक और अनुकूल बनाया जा सके। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और आसियान देशों के आर्थिक मंत्रियों के 17वें विचार विमर्श सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद होना चाहिए और सभी को इसका फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने गैर शुल्क प्रतिबंधों को दूर करने और क्षेत्र में बाजार तक पहुंच को आसान बनाने के लिए नियमों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से IT अधिनियम के तहत दिए गए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेन देन पर इस साल 1 जनवरी के बाद वसूले गए शुल्क तुरंत रिफंड करने को कहा है। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगाएं। मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में 30 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के मुताबिक अगर ये लेन देन रुपे कार्ड, भीम UPI Q और कोड और भीम UPI QR कोड से किया जाता है तो कोई भी बैंक कोई शुल्क नहीं लगाएगा। मंत्रालय ने कहा कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स PSS अधिनियम में एक नया प्रावधान डाला गया है, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी पेमेंट अदा किए जाने या प्राप्त करने पर कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। मंत्रालय ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ बैंक UPI से किए जा रहे लेन देन पर शुल्क लगा रहे हैं और वसूल रहे हैं। बैंकों की ओर से ऐसा करना PSS अधिनियम और IT अधिनियम का उल्लंघन है। सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बुलेटिन में बात अब कोरोना से जुड़े अपडेट की। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ एक दिन में सबसे अधिक जांच करने का एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार एक ही दिन में सबसे अधिक 10.5 लाख से अधिक की रिकॉर्ड संख्या में कोविड जांच की गई है। पिछले 24 घंटों में 10,55,027 जांचों के साथ भारत ने रोजाना 10 लाख से अधिक नमूनों की जांच करने की राष्ट्रीय नैदानिक क्षमता को और सुदृढ़ बनाया है। कोविड-19 के उभरते वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वयन के साथ टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की देखभाल कार्यनीति की अवधारणा बनाई और उसे कार्यान्वित किया है। ज्यादा से ज्यादा रोगियों के स्वस्थ होने और अस्पतालों और होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज होते जाने के साथ ही भारत में कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या 27 लाख से ज्यादा हो गई है। अब तक 27,13,933 रोगियों की रिकवरी केंद्र सरकार द्वारा देश भर में चिकित्सा देखभाल अवसंरचना के विस्तारीकरण के जरिए बहुत ही आक्रामक तरीके से जांच करने, घनिष्ठ संपर्कों की समयबद्ध निगरानी के जरिए व्यापक रूप से ट्रैक करने और प्रभावी तरीके से उपचार करने की संकल्पित और प्रेरित नीति के कारगर कार्यान्वयन की वजह से संभव हो पाई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 64,935 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही रिकवरी दर सुधरकर 76.61% हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने जोर देकर कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप को पूर्वोत्तर राज्यों में रोकने के लिए उठाए गए सभी कदमों में केंद्र सरकार का सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रकोप को रोकने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की। सरकार स्थिति में सुधार होने के बाद स्कूल और कॉलेज खोलने का प्रयास करेगी। हालांकि अनलॉक 4 में स्कूल की गतिविधियों में कुछ छूट दी गई है। गृह सचिव ने कहा कि पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार दिख रहा है और इसमें सहयोग की जरूरत है। सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माल के आवागमन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खुले रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार कोविड-19 के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और राज्य बेहतर स्थिति में है। उन्होंने गोरखपुर में कहा कि प्रदेश में संक्रमण की जांच में तेजी लाई गई है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और दक्षिण कन्नड़ से लोकसभा सदस्य नलिन कुमार कटील कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु में कल यानी 1 सितंबर से कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है। राज्य के भीतर आवागमन के लिए इलेक्ट्रॉनिक पास अब इस संबंध में बनाए गए पोर्टल से प्राप्त किए जा सकेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2024 नए मरीजों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,73,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक 1,54,171 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,249 रोगी स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 16,408 नए मामले सामने आए, 7,690 डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में अब कुल 1,93,548 सक्रिय मामले, 5,62,401 रिकवरी कर चुके हैं। इस बीच बृहन्मुंबई नगर निगम ने गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए परामर्श जारी किया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नगर निगम द्वारा जारी इस परामर्श के तहत 1 सितंबर को मूर्तियों के विसर्जन के दिन नगर निगम के 23,000 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। असम विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 4 दिनों का है। सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले 4 और विधायकों के रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक संक्रमित हुए विधायकों की कुल संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 4 दिवसीय सत्र के दौरान कोविड महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाएगा। सामाजिक दूरी से जुड़े निर्देशों का पालन किया जाएगा। एक निश्चित समय पर सदन के अंदर 50% विधायक ही मौजूद रहेंगे। सदन के अंदर सिर्फ वही मंत्री रहेंगे जिनके विभागों की चर्चा सदन में हो रही होगी। बाकी मंत्री विधानसभा परिसर में अपने कार्यालय कक्षों से कार्यवाही का पालन करेंगे। वहीं बाकी विधायक सदन के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में सेंट्रल हॉल या विधानसभा में अपने विधायी दल के कमरों से नजर रखेंगे। वहीं दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब तक 2,51,00,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इसमें 8,44,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां अब तक 59,93,000 से ज्यादा लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और 1,83,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हुई है। वहीं संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 38,46,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज हुई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वो अब भी गहरे कोमा में हैं।
रविवार को दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की ओर से उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। डॉक्टरों के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति का फेफड़ों के संक्रमण का इलाज चल रहा है। वो लगातार गहरे कोमा में है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। वो हेमोडायनामिक रूप से स्थिर हैं। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की भी पुष्टि हुई थी। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार आज नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे। वो चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की जगह लेंगे, जिनका इस्तीफा 31 अगस्त से प्रभावी होगा। अशोक लवासा सितंबर में एशिया विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। अशोक लवासा ऐसे दूसरे चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार की नियुक्ति को पहले ही मंजूरी दे दी है। राजीव कुमार 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। राजीव कुमार का चुनाव आयोग में 5 साल का कार्यकाल होगा। वो 2025 तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। सोने में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छा मौका है। आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की छठी किस्त के बॉन्ड की खरीद शुरू हो रही है। आरबीआई पहले ही जानकारी दे चुका है कि इस बार गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5,117 रुपए प्रति ग्राम रखी गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की छठी श्रृंखला 31 अगस्त को खुलकर 4 सितंबर को बंद होगी। इससे पहले 3 अगस्त से 7 अगस्त को खुली 5वीं श्रृंखला के गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,334 रुपए प्रति ग्राम था। गोल्ड बॉन्ड की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट मिलेगी। ऐसे निवेशकों के लिए बॉन्ड की कीमत 5,067 रुपए रखी गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आरबीआई भारत सरकार की ओर से जारी करता है। देश में सोने का आयात घटाने के लिए सरकार ने नवंबर 2015 में ये योजना पेश की थी। वित्त वर्ष 2019-20 में रिजर्व बैंक ने 10 किस्तों में कुल 2,316.37 करोड़ रुपए यानी 6.13 टन के गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को बीजेपी देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी, जो 6 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत शनिवार यानी 14 सितंबर से हो रही है। इस दौरान पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के मौके पर हर साल बीजेपी कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करती है। बीजेपी ने इस बार भी उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो 6 दिनों तक चलेगा। 14 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक पूरे देश में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को व्यापक स्तर पर मनाया जाए और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया में अभी जो जीवन जीने का तरीका प्रचलित है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ये तरीका प्रकृति को जीतकर मनुष्य को जीना सिखाता है, जबकि हमें प्रकृति का पोषण करना है, शोषण नहीं। पर्यावरण गतिविधि विभाग और हिंदू आध्यात्मिक और सेवा फाउंडेशन की ओर से रविवार को आयोजित प्रकृति वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से उस संस्कार को जीवन में पुनर्जीवित करना है। दुनिया में जो जीवन का तरीका था या है अभी भी बहुत मात्रा में है, प्रचलित है, वो तरीका पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में रूस के साथ संयुक्त चैंपियन बने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में संयुक्त जीत दर्ज करने पर भारतीय शतरंज टीम को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में खिलाड़ियों से कहा कि उनके शानदार प्रदर्शन से भारत को बेहद खुशी है। सभी को भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है। राष्ट्रपति ने रूसी टीम को भी बधाई दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2020 ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में रूस के साथ संयुक्त चैंपियन बने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि संयुक्त रूप से पहली बार ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में रूस के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय शतरंज टीम को बधाई। उपराष्ट्रपति ने भारतीय खिलाड़ियों की इस उपलब्धि को सभी के लिए गर्व का पल बताया। उपराष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा है कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और समर्पण सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता निश्चित तौर पर अन्य शतरंज खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री ने रूसी टीम को भी बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फसल कटाई के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार ओणम के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से केरल वासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ओणम का त्योहार देश की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि ये त्योहार नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति आभार भी व्यक्त करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में हमें अनिवार्य रूप से समाज के कमजोर तबकों का ध्यान रखना चाहिए और उनके परिवार वालों और समुदाय के बचाव के पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उम्मीद जताई कि ओणम का त्योहार समाज में सहयोग और बंधुत्व की भावना को मजबूत करेगा और प्रकृति के साथ सद्भावना के रहते हुए समृद्धि का रास्ता खोलेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को ओणम की पूर्व संध्या पर एक संदेश के जरिए लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केरल के ईमानदार, न्यायप्रिय, निष्पक्ष, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण शासक महान राजा महाबली की स्मृति के सम्मान में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ओणम की पूर्व संध्या पर दिए संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ओणम का दिन पारंपरिक खेलों, संगीत, नृत्य और लज्जतदार महाभोज ओणा सद्या के नाम से होता है। राजा महाबली का घरों और दिलों में स्वागत करने के लिए सुंदर फूलों की कालीन बिछाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस ओणम में जहां हम भौतिक समृद्धि का जश्न तो मना ही रहे हैं, इसके साथ ही हमें खुद की ईमानदारी, अखंडता, दया, करुणा, निस्वार्थता और बलिदान के मूल्य भी याद दिलाने चाहिए, जिनका अनुमोदन महान राजा महाबली भी करते थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ओणम परिवार और दोस्तों के एक साथ आने और जश्न मनाने का एक अवसर है, लेकिन इस साल कोविड-19 के प्रसार की वजह से सभी को अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करना पड़ा है। उपराष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे घर पर ओणम को सादे तरीके से मनाएं और कोविड से जुड़े स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। इस आनंदपूर्ण त्योहार के मौके पर उपराष्ट्रपति ने देश में शांति, समृद्धि और खुशी के एक नए युग की शुरुआत की कामना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से जुड़े संबोधन में ओणम पर्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पर्व चिनगम महीने में आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओणम बड़ी तेजी से एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व बनता जा रहा है। वेदों में हमारे अन्नदाता की गौरवशाली प्रशंसा का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ तक कि कोरोना की इन कठिन परिस्थितियों में भी हमारे किसानों ने अपनी ताकत को साबित किया है, जो फसलों की बुआई में हुई उल्लेखनीय वृद्धि में परिलक्षित होती है। उन्होंने अन्नदाता की जीवनदायिनी शक्ति को नमन किया। इन दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व चिनगम महीने में आता है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पुक्कलम बनाते हैं, ओणम साद्या का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। अमेरिका हो, यूरोप हो या खाड़ी देश हो, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा। ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है। साथियों, ओणम हमारी कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होता है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।